मैम आपके लिए मैंने एक लाइन लिखी थी, सुना दो। बोलिए, हाँ बोलो। तो ये आपको डेडिकेट करता हूँ, मैंने रात में बैठ के सोच के लेट्स लिखी सी, है। लेट्स सी क्या लिखा है। लाइन ये थी कि हे भगवान, ये मेरे मैंने जब 10th करी तब ये बालक पैदा हुआ है अरे नहीं नहीं 1996। मैम, नहीं मतलब पॉजिटिव है। बहुत। अब पूरी तैयारी कीजिए। मैं तो सोचती हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग का नाम शादी और बच्चा है। खौफ तो रहता ही होगा थोड़ा बहुत। उल्टा है, मैं ज्यादा खौफ जता रहती हूँ उनसे। और रहना भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज फ्रॉम सफल एरिया और आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान मुक्ता राव मैम। किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक हमारे यू चैनल सूरज फॉर पर। हैविंग मी हियर। और आपने भी नया चैनल शुरू किया है, अभी भी आपने इंट्रोडक्शन में बताया था। सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी योर गेस्ट। और ईश्वर करे आप ग्रो करें, थैंक यू आप मैम। जिस मिशन के साथ चल रहे हैं उस मिशन में कामयाब हो। थैंक यू मैम। तो मैम ये बताइए कि आपने 2016 से तैयारी स्टार्ट की थी और 2016 में आपके 807 के, हाँ, 848 हाँ मैजिकल फिगर 848। हाँ 848 के समथिंग आपकी रैंक रैंक जी। थी। और 2018 में फर्स्ट रैंक थी। तो उसमें क्या कमियां रह गई थी? ये मुझे लगता है कि 2018 की रैंक वन या कोई भी जिसने भी रैंक इंप्रूव करी है, उसका कारण यही था कि आप अपनी वीकनेसेस को पहचानो, उन पे काम करो। और इतना काम करो कि दोबारा कोई वीकनेस का स्कोप ही नहीं बचे, कोई एरर का स्कोप ही नहीं बचे। अक्सर मैं इस बात को इंटरव्यू में भी कह चुकी हूँ कि मेरी कमी थी कि मेरे पास ना कंटेंट बहुत सारा था, शॉर्ट किया हुआ नहीं था, ऑथेंटिक कंटेंट नहीं था। और जो बिगेस्ट ब्लंडर मैंने 2016 में किया, डेस्पाइट बीइंग रिमाइंडेड सेवरल टाइम्स कि लिखो, टेस्ट सीरीज लिखो, मैंने नहीं लिखी थी। एक भी प्रश्न पत्र पूरा नहीं लिखा था। तो वो गलती मैंने इस बार 2018 की परीक्षा में नवंबर 2017 से ठीक करनी शुरू कर दी थी। आई रोड, मुझे खुद ही याद नहीं मैंने कितने पेपर लिखे होंगे। जहां टेस्ट सीरीज चल रही होती थी वहां मुक्तारा अवेलेबल होती थी और विदाउट फेल लिखती थी। कई बार ऐसा हुआ है, आपने देखा कोविड में लोगों ने क्या ऑनलाइन लिखना शुरू किया। बट मैंने तो कोविड से पहले भी ऑनलाइन लिखना शुरू कर दिया था। पेपर मंगवा लेती थी, घर पे प्रिंटर था, प्रिंट आउट निकाला, लिखा, टाइम बाउंड पीरियड में स्कैन किया और वापस मेल के थ्रू सबमिट करवा दिया कि साहब चेक कर दो। पर ऐसा किया है, डेडलाइन मिस नहीं करी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे आप? बच्चा जितनी देर स्कूल जाए उतनी देर ही पढ़ने का टाइम मिलेगा, और तो क्या करें। 5-6 घंटे बहुत होते हैं। घंटों का खेल नहीं है ये खेल है कि आप जितनी देर पढ़ें क्वालिटी से पढ़ें और आपके पास एग्जाम के अलावा कानों में और कुछ नहीं घुसे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैम कोचिंग का कितना जरूरी होता है कि आप तैयारी कर रहे हो, उसमें कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट रखता ये है? इंडिविजुअल असेसमेंट है। जो बच्चा अभी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी में है, उनको पता है। अच्छा, दिस क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स। आज के दिन मैं कहूँ कोचिंग की आवश्यकता कितनी है या पहले कितनी थी। आज के दिन हर व्यक्ति कोचिंग की तरफ भाग रहा है। इट्स अ कंपटीशन अमंग पीयर्स। आपको औरों से अच्छा करना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये लगता हो कि सिर्फ कोचिंग से ही पास हो सकते हैं। तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, हमारे ही बैच के जो टॉपर्स में से टॉप 10 में से 3-4 लोग ऐसे जिन्होंने कभी कोचिंग का चेहरा ही नहीं देखा, फिर भी टॉप 10 में जगह बना पाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जिनको ब्रेक दिए बहुत टाइम हो गया था, तो 2-3 महीने गाइडेंस की आवश्यकता थी। सो इट इज एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अगर आप कंटिन्यूअस स्टडीज में हो और आपको पता है कि ये फिक्स कंटेंट पढ़ना है और बार बार लिखना है और आप सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हो, तो कोचिंग की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो कोई बाहर से फोर्स करे, बाहर से बताए और मुझे मेरा टाइम टेबल भी वही सेट करे, तो फिर आप कोचिंग जाइए। सो वन हैज टू टेक अ कॉल बेस्ड मतलब ऑन। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है कि बिल्कुल, आप कितना। आप ये देखिए आप कितनी कंटिन्यूटी से चल रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन कितने हो, रुपया कितना है बापू गण खर्च करने गणा ही है, तो अलग बात है। कईयों की स्थिति ऐसी होती नहीं, बेचारे चाहते हैं कोचिंग करना, पैसे भी नहीं होते हैं। सो बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। पर बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होगा, ये एक मिथ है, एब्सोल्यूट मिथ है। मतलब अगर बिना कोचिंग के भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो सिलेक्शन हो हाँ, सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप मेरे बैच के यशवंत सर को देख लीजिए, यशवंत मीणा जी आईआरटीएस ऑफिसर थे हमारे बैच में, रैंक 6 मिली है उनको। ऐसे ही सिद्धार्थ सांधु का नाम आपने कभी नहीं देखा होगा किसी भी कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ा हुआ, रैंक 10। उन्होंने भी कहीं से कोचिंग नहीं करी है। तो कोचिंग का कोई ये नहीं कहूंगे कि एसेंशियल कंपोनेंट है। यस, आपको बूस्ट करता है, आगे बढ़ाता है, डायरेक्शन देता है, पर आपको खुद की मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा मैम, आपने शादी के 10 साल बाद जॉब की, 10 साल जॉब की, हाँ। तो फिर अचानक क्या माइंड में आया कि अभी मुझे तैयारी करनी चाहिए? कई बार कई लोगों से आपने सुना होगा, एब्राहम मैस्लो का एक सिद्धांत है,
वो 5 स्टेजेस की बात करते हैं कि पहले आपकी ना फिजिकल नीड्स होती है, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सिक्योरिटी की नीड्स होती हैं. सो देयर इज अ नीड, उस पिरामिड में टॉप पे होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू नो कि आपके पास पैसा ठीक ठाक है, हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, फैमिली वेल सेटल्ड है, स्ट्रगल्स नहीं है लाइफ में, तो लगता है कि यार मैं खुद क्या कर रही हूँ, अपने रिकॉग्निशन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, कोई मुझे कितना जानता है उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, और बहुत सारी चीजें. तब लगा कि चलो एक एग्जाम दे के देख लेते हैं. सोसाइटी में नाम नो डाउट ये प्रीमियर सर्विस है, राज्य सरकार की सबसे महती सर्विस है, तो करके देखते हैं. कर लिया. घर वालों का मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. वो कहते हैं कि हम नाम चाहते हैं बेटे, दाम अपने पास बहुत हैं. संतुष्ट है. मेरे फादर इन लॉ एक स्कूल प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, बड़े संतुष्ट व्यक्ति हैं, पर वो चाहते थे कि समाज में नाम और प्रतिष्ठा की जा सकती है, और तुमको हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं गुड़िया बेटिया करो. तो जब कोई ऐसे कह दे तो फिर क्या चाहिए. ऐसा रहा. मैम आपकी हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत है, ऐसे आप पे सूट भी करती है. ये ज्यादा हो गया है. नहीं, हाँ. सूट भी करती है आप. हाँ. तो जैसे कि राजस्थान कल्चर में होता है, सासू माँ ऐसे तो थोड़ा वो नहीं डांटते वाटते नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ के भी छोटे बाल हैं. बाल छोटे रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण नहीं है, टाइम आपको कम देना पड़ेगा. तो मैं टाइम बचाने के लिए बात, ये तो आपने उनको भी देखा होगा, श्रुति मैम थे जो 2022 बैच की टॉपर थी, उनके भी बाल छोटे थे, उन्होंने भी टाइम बचाने के लिए बाल काट लिए. तो ये तो मुझे लगता है इट इज माय पर्सनल नहीं चॉइस, मतलब मुझे ऐसे पसंद सासू है. जी डांटते वगैरह नहीं है? नहीं, माता जी वगैरह नहीं डांटते. माँ का बहुत सहयोग है, परिवार के सहयोग के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते. तो हम कोई अगर शादी के बाद भी तैयारी करना चाहे तो वो कितना मतलब उनको एफर्ट लगाना पड़ता है, या क्या शादी क्या को प्रॉब्लम, शादी को बर्डन समझते क्यों हो, मुझे तो ये पर समझ में नहीं आया. ये मैम सोसाइटी में चल रहा है कि क्यों? आप शादी के बाद कर ही नहीं पाते, ये चल रहा है सोसाइटी में. भाई शादी से पहले आपका ध्यान रखने के लिए आपके पास एक माँ थी, बहन थी, भाई था, पिताजी थे. शादी के बाद तो 2 फैमिली हो गई आपका ध्यान रखने के लिए, और लाइफ पार्टनर मिल गया जो हर चीज का ध्यान रखेगा. आपको कमाना भी नहीं पड़ रहा है. महिलाओं के लिए तो बहुत आसान काम है. हस्बैंड ने कमाई खिलाएंगे, अपन तो पढ़े हैं सब कुछ. हाँ, लेकिन जो काम आप करो शिद्दत से करो, उसके बाद इनजस्टिस मत करो. जो पैसा, जो मेहनत, जो इंटेंशन आपके पेरेंट्स या आपके लाइफ पार्टनर आपके ऊपर रख रहे हैं ना, उसके साथ इनजस्टिस मत कीजिए. अब पूरी तैयारी कीजिए. मैं तो सोचती हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग का नाम शादी और बच्चा है. पर यहाँ तो मैम वो बर्डन समझा जाता है कि नहीं इतना इट शादी के बाद, इज अ गेम शादी ऑफ के बाद. एटीट्यूड ओनली. अगर आप पॉजिटिविटी देखोगे तो बहुत पॉजिटिविटी है. मैं जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ और मैं चाहूँ कि ना मेरे हस्बैंड को कहूँ कि विजय प्लीज एक बार 1 कप चाय बना देंगे क्या, तो सोचो कितनी अच्छी बात है, कितना सपोर्टिव हस्बैंड हो. कितनी बार मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, कितनी बार वो मुझे सपोर्ट करते हैं. तो शादी होने से तो आपको एक जिंदगी भर का ऐसा दोस्त मिल जाता है जो आपको हमेशा बूस्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा. पर मोस्टली लड़कियों को ये रहता है ना कि मतलब अब शादी हो गई और हमें सिर्फ हाउस वाइफ ही बन के रहना, आगे कर भी नहीं पाएंगे, ये काम हो गया वो ऐसा काम हो सोच लिया तो नहीं कर पाएंगे, और सोच लो कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. यू शुड हैव ए सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच. सोल्यूशन के बारे में सोचिए. प्रॉब्लम का गाना गाएंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखेंगी. और हाँ, किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? बुद्ध ने कहा किसकी जिंदगी में दुख नहीं है? सबकी जिंदगी में दुख है. अब मैं शायद नहीं कहूँ हाय राम मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी. और मैं कहूंगी नहीं यार मैं औरों से बहुत अच्छी हूँ, मुझसे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्थिति मुझसे बहुत खराब है. तो अपने आप को एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, आई एम इन अ बेटर पोजीशन एंड आई नीड टू मेक इट फर्दर बेटर. मैम घर में कैसा माहौल रहता है? बहुत शानदार. एक तो कहते हैं, एक तो बीवी का खौफ और ऊपर से बीवी एसडीएम हो, तो बंदा तो वैसे भी सांस नहीं ले पाता है. मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक बहुत अथॉरिटेरियन व्यक्ति हैं. वो प्रोफेसर हैं, वो डायरेक्टर हैं. तो मेरे घर में माहौल बहुत डिसिप्लिन रहता है. इवन टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, व्हेनेवर आई लीव फ्रॉम ऑफिस तो आई नीड टू मेक श्योर कि हस्बैंड का सारा काम पूरा हो. उनकी डिपेंडेंसी मुझ पर बहुत ज्यादा है और मुझे ये बहुत पसंद है. और माहौल में ऐसा है कि हाँ खौफ तो रहता ही होगा थोड़ा बहुत. उल्टा है, मैं ज्यादा खौफ जता रहती हूँ उनसे, और रहना भी चाहिए. मुझे लगता है जगत जीते एक जगह से तो आपको भी हारना चाहिए. और मैं हमेशा सरेंडर करती रहती हूँ उनके सामने, बिकॉज वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं. ही इज अ वंडरफुल पार्टनर टू हैव. जरूरी है कि लाइफ ही इज अ वंडरफुल पार्टनर टू हैव. आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम. और बेटा, हमारा एक बेटा है, नटखट तो बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है. मैं कई बार कहती हूँ अरे बदमाशी कर, कई बार तो कहती हूँ अरे तू किसी से झगड़ के तो आ, पता तो चले कि हमारे घर में भी बच्चा है. हो सकता है मम्मी का खौफ, मन में डर रहता है कि मम्मी कहीं डांट. I तो always motivate him to go out and do some kind of naughty एक्टिविटीज, पर वो नहीं करता. वो बहुत सिंसियर है. उसके पीछे उसके दादाजी का हाथ है. दादाजी के सानिध्य में रहा, तो दादाजी ने हमेशा उसको एक ही बात सिखाई कि बेटा अपने बिहेवियर पे अपना कंट्रोल कैसे करते हैं. और कुछ जो बहुत फेमस डायलॉग जैसे क्रोध मनुष्य का दुश्मन है,
तो उसके दादाजी ने उसको बड़ी शिक्षाएं दी और वो वैसा दादाजी का ही पोता है, वो मेरा कम है। अच्छा, मैं तो फिर भी नोटी हूँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं है, वो काना एकदम। और मैम आप स्कूल टाइम में कैसे थे? शुरू से ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या एवरेज थे? ये तो ठीक बात कर रहे हो आप, शुरू से ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम्म, अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द क्लास आई वाज ऑलवेज द टॉपर। और जब नंबर एक दो कम आ जाते थे ना, हम्म, तो बस रोती तो नहीं थी, पर ऐसे खुन्नस मचती थी कि एक नंबर मेरा कम कैसे आया, क्या कमी रह गई। और फिर उसको खतरनाक तरीके से एनुअल एग्जाम्स में कवर करती थी। पर हाँ, नंबरों की भूख सदा से ही थी। पर मैम लड़कों में उल्टा होता है, लड़कों के 36% उनको पास होना होता है, बस पास हो गए खुश हैं। नहीं, लड़कियों के एक नंबर कम आए वो भी उसमें उनको टेंशन रहता है, मेरे एक कारण नंबर था कम। उसमें, हम एक जॉइंट फैमिली से थे। पापा हर बार एक टारगेट रखते थे, इस बार जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसको साइकिल दिलाऊंगा। और वो साइकिल आज भी नहीं मिली, पर वो साइकिल दिलाऊंगा, केसियो की घड़ी दिलाऊंगा, नया बैग लाके दूंगा। तो पापा जो मोटिवेशन दिखा ना, सब्ज बाग दिखाते थे, वो सब्ज बाग बड़े पसंद थे। दूसरा, मेरी स्कूल में जो बच्चे टॉप करते थे ना, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। तो जो पैसा था वो उस टाइम के 500 रुपए भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। तो वो पैसा हमारे लिए बहुत लुक्रेटिव था, उसको टारगेट करते थे, इस बार इनाम मुझे जीतना है। तो उसी हिसाब में फिर बड़े वो बस निकल आगे जाते आगे थे, बढ़ने की आगे प्रेरणा मिलती थी। मेरी स्कूल में मुझे और बहुत सारे सहयोग मिले, जैसे कि मैं बैडमिंटन के लिए स्टेट लेवल पे चैंपियन रही हूँ। सारा फंडिंग स्कूल वालों ने करी, एनसीसी की सुविधाएं थी, स्काउटिंग गाइडिंग थी, सब कुछ था। मतलब मैं कहती हूँ कि आप ना, इसे स्पोर्ट में लेते थे फॉर्चुनेट। पार्टिसिपेट? मैं बैडमिंटन स्टेट लेवल चैंपियन रही हूँ 1996 में। और एनसीसी मैंने बीएलसी कैंप तक किया है। 1996 का मेरा जन्म है। अगेन, मे गॉड ब्लेस यू, अच्छी बात है। और तो मतलब और स्पोर्ट्स में और कौन सी एक्टिविटीज थी मतलब आपकी? जो मिल बैडमिंटन गया के उसी अलावा? में घुस लिए। पर यह है कि बैडमिंटन के शॉट लगाते लगाते अगर टीटी में खेलने जाओ ना, तो टीटी वो लेट टकाटक नहीं होता, फिर तो हाँ, वो आउट ही जाती है। अच्छा। सब टाइप के गेम खेलते थे। एनवायरमेंट अच्छा था उस समय, आज के टाइम माहौल थोड़ा अलग है। और आज के टाइम स्पोर्ट्स एकेडमीज का ट्रेंड ज्यादा चल गया है। अभी तो हमारे बहुत तो ज्यादा स्कूल हो में ही गया। सारी फैसिलिटीज थी, तो हम स्कूल में खूब खेलते थे। और हमारे स्कूल पूरे 12 घंटे खुली रहती थी, कोई कभी भी जाओ और खेलो। तो इसलिए ठीक है, सही चल गया काम। और मैम जैसे कि आप अभी जॉब करते हैं, हम्म। तो कभी प्रेशर रहता है नेताओं का वगैरह, ये बहुत रहता है कि थैंक गॉड अभी तक तो नहीं आया है। पर मैं एक बात या और, किसी ने कभी धमकाया हो कि नहीं आप ये काम करो वरना आपको नहीं, ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ऐसा तो खैर कभी भी नहीं हुआ। और दूसरा, ऐसा कोई काम, आप ये, हमें ये बात समझने की आवश्यकता है, ये सवाल जो है ये बहुत ख्याली है आपका। जितने भी नेतागण हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जनता के काम के लिए ही आपको फोन करेंगे। जनता दो व्यक्तियों से काम करवाती है, या तो अपने सीधे नेताजी के पास पहुंचते हैं कि साहब हमारा ये जेन्युइन काम है और करवा दीजिए, या फिर अफसरों के पास पहुंचते हैं कि साहब दरखास्त लगाई थी, ये देखिए इसको क्यों नहीं हुआ। अल्टीमेटली काम तो अफसरों को करना ही है। जनता के माध्यम से, नेताजी के माध्यम से मान लीजिए कोई काम आता भी है, तो ये तो बात सच है कि आज हम आजादी के 75 साल में चल रहे हैं। जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको सारी विधिक जानकारी है। मुझे कम होगी, उनको ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत सालों से लोगों की प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं। जब लगता है, कई बार मान लीजिए ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आए कैसा करना है, सो इट इज बेटर टू सीक गाइडेंस। पोलाइटली पूछ लेना चाहिए कि सर इसको करने के लिए मैं मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। काम तो आपको जनता के करने ही है। हाँ वो तो है। ऐसा कभी प्रेशर नहीं है इसके लिए किसी ने कब ये कहा हो, या मैं एक्सपेक्ट करूंगी कभी आएगा, नहीं आ सकता है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो भी इतने समझदार हैं कि वो फोन करके यही कहते हैं कि इनको देखिएगा, और विधि सम्मत हम काम कर हाँ लेते वो हैं। तो और कानून के अकॉर्डिंग। राजस्थान सरकार किसी की भी हो, पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, हर एक सरकार जो लोक कल्याणकारी नीतियां बनाती है और लोक कल्याण के काम करती है, और हम लोक सेवक है, हाँ वो काम तो करना है, करते हैं, खूब काम करते हैं। हाँ। और एक मैम क्वेश्चन था कि मतलब जैसे कि अभी कोई ऐसे कभी कोई अच्छे काम के लिए हो, या कभी आपने ऐसे कभी किसी को धमका लिया हो कि आपको ये करना पड़ेगा वरना, ऐसा कोई किस्सा हो जो मतलब अच्छे काम के लिए हो, नेगेटिवली नहीं, मतलब आप अगर मान लो कोई किसी का भला भी चाहते हो और वो नहीं मान रहा हो बहुत तो? बहुत बार करती हूँ, बहुत बार करती हूँ ये काम। तो मैं ऑनेस्टली आपके ऑन स्क्रीन भी कहना चाहती हूँ, जो मेरा एसडीएम कार्यालय है, वो वरिष्ठ जनों एवं माता पिता के भरण पोषण और उनके रख रखाव के लिए एक अधिकरण के रूप में काम करता है। माँ बाप जो अपने बच्चों से सताए हुए हैं, बच्चों के द्वारा घर से निकाल दिए गए हैं, जिनके खाने हाँ, ये पाने के सीटीओ लालच में में, बहुत ज्यादा हो रहा ये है, बहुत। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे प्रकरण आते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनमें बच्चों ने पेरेंट्स को निकाल दिया और वो जाकर के अनाथ आश्रम रहने लग गए, और पेरेंट्स ने गिफ्ट डीड कर दी। तो उनकी जो गिफ्ट डीड बच्चों के नाम थी, उसको हमने कैंसिल भी किया है।
जम के लताड़ भी पिलाते हैं उनके बच्चों को कि ये क्या समाज में तुम उदाहरण दे रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे अपने माँ बाप के साथ ऐसा ट्रीटमेंट गलत है। और अनाथ आश्रम में जो पेरेंट्स चले गए और वो वहीं रहना चाह रहे हैं तो उनके बच्चों को ये आउटराइटली ऐसी भी हमने डायरेक्शंस दी हैं कि जाइए महीने में कम से कम 2 बार मिल के आइए और हमें उसका प्रूफ सबमिट कीजिए, और उनके हर हफ्ते आप उनको फ्रूट्स दे करके आएंगे, दूध दे करके आएंगे, उन सब की सुविधाओं को भी लिए भी हम डांट लगाते हैं। और एक मानवीय पक्ष है, करना ही हाँ, चाहिए। कोई कई किस्सा हो ऐसे, कोई किस्सा हो खूब होते हैं, खूब एक होते आध हैं। एक आध कुछ सुना दो। एक मास्टर जी थे, नाम तो नहीं बोलूंगी ऑन स्क्रीन, हम्म, वो रजत पथ पे एक अनाथ आश्रम में, सॉरी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। हम्म, हमारा अधिकरण जो है वो जाकर के उनका बयान लेने के लिए नहीं बना है, हम्म, लेकिन न्याय हित में कोई भी काम किया जा सकता है। उनके वकील साहब की प्लीडिंग पे मैं उनका बयान दर्ज करने के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बच्चों से सिर्फ इतना ही चाहिए कि वो मुझे हर महीने मेरे रहने खाने के पैसे दे दें, और कभी कभी जब मैं फोन करूं तो उठा लें। तो उनके बच्चों को हमने बुलाया भी। उन मास्टर जी के पैर में चोट लगी हुई थी, दुखते भी थे पैर, तो हमने उनको ये भी कहा कि आप उनका रहने खाने का खर्चा करके आए, पैरों की जो मसाज करने वाली मशीन है वो दे करके आए, और हर महीने हमारे कोर्ट में इस बात की रसीद जमा करवाएं कि आपने उनके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए हैं। और हर महीने की 15 तारीख को मैं खुद रजिस्टर तलब करती हूँ उस आश्रम का कि मिलने के लिए इनके बच्चे आए कि नहीं आए। तो ये ऐसे काम करते रहते हैं, नथिंग न्यू। और मैम कोई फनी इंसिडेंट अगर आप अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहें तो। फनी तो कहाँ, सांस लेने के लिए टाइम नहीं है। जयपुर में रहते हैं, बहुत काम है, इतने प्रोटोकॉल ड्यूटीज, हॉस्पिटल्स के इतने सारे काम, कोर्ट का इतना सारा काम, पर इट्स अ फन। लोग चढ़ते रहते हैं टंकियों पे, हम समझाइश करते रहते हैं, उतारते हाँ रहते मैम, वो हैं, टंकी वाले आते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट सुना सकते हो? देखिए कोई टंकी वाला बहुत रहता है, बात बात पे टंकी पे चढ़ जाते हैं बच्चे आजकल तो। बात बात पे नहीं चढ़ते। यदि कोई व्यक्ति अपनी सारी बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रख करके थक जाता है ना, उसके बाद चढ़ता है। लेकिन ये है कि सरकार चाह करके भी उनकी मदद इसलिए नहीं कर पाती, कोई टेक्निकल पेच फंसा हुआ होता है। तो इस मामलों में किसी भी व्यक्ति की कभी भी जान पे जोखिम नहीं आए, ये प्रशासन का कार्य है। तो हम नीचे जाल भी बिछाते हैं, उनकी समझाइश भी करते हैं, पानी की बोतल जो उनको चाहिए वो भी देते हैं। हम एक सिर्फ माध्यम बनते हैं कि उनकी बात को हम एक करेक्ट प्लेटफॉर्म पे रख पाए, और उसके लिए उनको अश्योरेंस भी देते हैं। उन्हें कुछ लोगों को ले जाकर के मिलवा करके भी लाते हैं। पर मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि जान को जोखिम में डालना, टंकी पर चढ़ के किसी भी सरकार को किसी भी प्रकार की बात के लिए मनवाने के लिए अग्रेसित करना, ये सब चीज इलीगल है, और ये एक गलत प्रेरणा समाज में देती है। आज के दिन तो हर थर्सडे को जल सुनवाई होती है। पहली थर्सडे, महीने के पहले थर्सडे को ग्राम पंचायत लेवल पे, दूसरे पे एसडीएम साहब के यहाँ, तीसरे पे कलेक्टर साहब के यहाँ, हर मंडे को सीएम साहब खुद जन सुनवाई करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके द्वार खुले हुए हैं। तो कृपया ऐसा किसी भी प्रकार का कार्य आप ना करें, जान को जोखिम में ना डालें, और आपका जो ग्रीवेंस है उसको राइट प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करें। आज के दिन तो 181 पोर्टल चल रहा है, कितने सारे पोर्टल्स हैं सबकी। अच्छा, राजस्थान इस बात में नंबर 1 है पब्लिक ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए। तो अपनी बात को ठीक तरीके से रखिए, जरूर पूरी होगी। पर हाँ, जो एस्पायरेंट्स मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं उन सबको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी इतनी शिद्दत से मेहनत कीजिए, और उसको बार बार परीक्षण कीजिए कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। यदि मेरा सिलेक्शन हो सकता है इस उम्र में, तो आपका भी हो सकता है। आप तो बहुत कम यंग एज के हैं। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि आज के दिन जो आपको रिसोर्स मिल रहे हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे करें, माँ बाप के सपनों को कैसे पूरा करें, जो शिक्षा का स्तर आपको मिला आगे आने वाली जनरेशन को उससे बेटर कैसे मिलेगा, ये आपको अश्योर करना है। कोई भी प्रोग्रेस ऐसी नहीं होगी कि फैमिली की प्रोग्रेस आज फैमिली का लेवल लिया और अचानक आप वहां ले जाएंगे, नहीं, इट हैज टू बी ग्रेजुअल। तो छोटे छोटे स्टेप लें, आगे बढ़ें, मेहनत करते नहीं, लगातार मेहनत करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, और कभी भी नहीं जाता। मैम, आपके लिए मैंने एक लाइन लिखी थी, बोलिए। हाँ बोलो। तो ये आपको डेडिकेट करता हूँ, मैंने रात में बैठ के सोच के लेट्स सी क्या लिखा है। लाइन ये थी, ये मासूमियत सा चेहरा, समंदर सी आंखें, ये प्यारी सी मुस्कान, कोई तुम्हें देखे तो फिर देखता ही रह जाए। हे भगवान, ये मेरे मैंने जब 10th करी तब ये बालक पैदा हुआ है 1996। मतलब पॉजिटिव, बहुत सुंदर आपने लिखा, थैंक यू वेरी मच।
मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।